हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यामी। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं द्रव। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ठोस के बारे में। ठोस के बारे में अगर आपने नहीं जाना है तो पिछले वाले लेक्चर को पहले आप देख लीजिए। वो आप अच्छे से लेक्चर देखने के बाद जब आप द्रव में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि द्रव क्या होता है। द्रव जो होता है वो क्या होता है? वैसी वस्तु जिसमें अंतर आणुक बल ठोस की तुलना में कम हो। क्या हो? ठोस की तुलना में जो भी अंतर आणुक बल होता था उससे कम होगा द्रव का। और अंतर आणुक स्थान अधिक होता है। किसके अपेक्षा में? ठोस के अपेक्षा में। तो ये कहना क्या चाहता है, ये एक डायग्राम से हम देखते हैं। ठीक है, डायग्राम क्या है? डायग्राम है कि सपोज ये एक द्रव है, ठीक है, और द्रव है यानी कि क्या है? ये पदार्थ है। और आपने पढ़ा है कि जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि इस द्रव में बहुत सारे छोटे छोटे अंदर कण होंगे। वो कण जो होंगे वो क्या होंगे? अंतर आणुक बल कम हो और अंतर आणुक स्थान अधिक हो, यानी कि उस अंदर के जो भी कण हैं उसके स्थान जो होंगे वो अधिक होंगे ठोस के अपेक्षा में। तो कितने कैसे होंगे? कुछ इस तरीके से होंगे। इतने दूर जो होंगे ये द्रव के कण होंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठोस में क्या होता था? ये जो है ये द्रव का है। और ठोस में क्या होता था? ठोस में आपने देखा था कि जो भी कण है वो बिल्कुल पास पास होते थे, यानी कि अंतर आणुक स्थान इसमें बहुत कम होता था। किस में कम होता था? ठोस में। ये ठोस है और ठोस में जो अंतर आणुक स्थान था वो क्या था? कम, और अंतर आणुक बल अधिक था। उसका जस्ट रिवर्स हम इसमें देखेंगे। क्या ये? तो अंतर आणुक स्थान जो होगा, अंतर आणुक जो स्थान होगा वो अधिक होगा। किसके अपेक्षा में? ठोस के अपेक्षा में। ठोस के अपेक्षा में द्रव का जो अंतर आणुक मतलब कि ये सारे जो कण हैं इसके बीच का जो स्थान होगा ये स्थान बहुत ज्यादा होगा। किसके अपेक्षा में? ठोस के अपेक्षा में। साथ ही साथ इसमें जो बल लगेगा, इसका मतलब कि ये जो है कण ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये जो कण है ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, और इस तरीके से सारे कण एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। आकर्षित करने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में बंधे रहेंगे, पर ये जो बल लगेगा, जिस बल से ये एक दूसरे को बिल्कुल आकर्षित करेगा, वो जो बल होगा वो ठोस के अपेक्षा में कम होगा। क्या हुआ? इसमें जो बल हुआ वो क्या होगा? कम। ये जो है ये बल है द्रव का जो कि कम होगा। किससे? ठोस से। ठोस से बल कम लगेगा किसमें? द्रव में। और इसमें जो अंतर आणुक स्थान होगा क्या होगा? स्थान होगा वो ठोस की अपेक्षा में अधिक होगा। ये कुछ कहने का मतलब हुआ, यानी कि द्रव उसे कहेंगे जिसमें अंतर आणुक स्थान ठोस की अपेक्षा में अधिक हो। यानी कि ये अगर पदार्थ है तो इसमें जो कण होंगे अंदर वो ठोस की अपेक्षा में कण इसके दूर होंगे थोड़े, ठोस की अपेक्षा में। और जो कण अगर दूर है इसका मतलब उसमें बल कम लग रहा है, आकर्षण बल कम लग रहा है। तो द्रव में क्या होता है? आकर्षण बल कम लगता है। आकर्षण बल जो है वो अंतर आणुक बल जो है वो क्या लगता है? कम। ठीक है, तो हमने द्रव के बारे में तो जान लिया कि हाँ इसमें अंतर आणुक स्थान अधिक होता है और अंतर आणुक बल कम होता है ठोस की अपेक्षा में। ठीक है, तो अब इसके कुछ गुण होंगे, यानी कि कोई भी जो हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी हमें द्रव दिख रहे हैं द्रव के रूप में, उसके कुछ गुण होते हैं। वो क्या क्या गुण होते हैं? उसके कुछ सामान्य गुण लिखे हुए हैं यहाँ पे। सामान्य गुण कहने का मतलब कि ये जो पूरा गुण है ये द्रवों में पाया जाता है। तो ठीक है, पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती परंतु उसका आयतन निश्चित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आकृति कहने का मतलब कि वो जैसा दिख रहा है वैसा वो नहीं होता। निश्चित नहीं होती कहने का मतलब कि द्रव का आकृति हमेशा सेम नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम पानी को लेते हैं तो एक बाल्टी पानी अगर हम लेते हैं, यानी कि बाल्टी में हम पानी को भर लेते हैं, उसके बाद उसी पानी को हम किसी टब में रख देते हैं, यानी कि उस बाल्टी में से पानी को निकाला और निकालने के बाद हमने उसको किस में रखा? टब में रखा।
तो आप बताओ कि जो बाल्टी में जो शेप बन गया था पानी का, जो उस तरीके का जैसे बाल्टी का शेप था वैसा ही बाल्टी का शेप पानी का बन गया बाल्टी में। अगर उस पानी को निकाल के अगर हम टब में रख दें तो क्या वो बाल्टी जैसा शेप रहेगा पानी का? नहीं रहेगा। जैसा टब का शेप था अब वैसा शेप हो जाएगा, वैसा आकृति हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम पानी को यानी कि द्रव को जहाँ जिस बर्तन में रखेंगे वह उसका शेप ले लेगा, ठीक है, वो उसका शेप ले लेगा। इसका मतलब कि उसका आकृति यानी द्रव का आकृति निश्चित नहीं होता है, ठीक है, परंतु उसका आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब कि अगर उस बाल्टी वाले के पानी को अगर मैं उसको टब में डाल दूं तो टब में डालने के बाद उसका जितना पानी था बाल्टी में वो पानी कम तो नहीं होने वाला है। जितना पानी बाल्टी में था उतना ही आयतन का पानी टब में भी होगा, ठीक है। तो आयतन नहीं घटने वाला है, यानी जितना अमाउंट था पानी का, सपोज कि 1 लीटर पानी अगर है, फॉर एग्जाम्पल कि 1 लीटर अगर बोतल में पानी है, अगर उसको हम जग में डाल दें तो वो 1 लीटर ही पानी रहेगा। इसका मतलब कि जितना आयतन बोतल में था उतना ही आयतन उस जग में होगा, लेकिन उसका शेप बदल गया यानी आकृति बदल गया। कैसे? बोतल में जब पानी रखा हुआ था तो बोतल के आकार का पानी हो गया था, और जैसे उस पानी को हम जग में रखें तो जग के आकार का हो गया। इसका मतलब कि उसका आकार यानी कि आकृति जो है वो निश्चित नहीं होता है, जिसमें डालेंगे उसका शेप वो ले लेगा, ठीक है। और उसका आयतन जो होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है, यानी कि 1 लीटर बोतल में भी पानी उतना ही था और जग में डाले तो भी 1 लीटर पानी ही है। तो पहला पॉइंट हमारा अच्छे से क्लियर हो गया। वो हो गया क्या? आकृति जो होता है वो निश्चित नहीं होता है पर उसका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है? द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। द्रव का जो घनत्व होता है उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। कहने का मतलब कि अगर हम पानी लेते हैं, ठीक है, पानी अभी किस फॉर्म में है? द्रव के फॉर्म में है, द्रव के रूप में है। अब उसको हम अगर बर्फ के रूप में बदल दें, यानी कि उसको ठंडा करके फ्रिज में डाल के उसको अगर हम बर्फ के रूप में बदल दें तो जो बर्फ का घनत्व होगा वो घनत्व ज़्यादा होगा किससे? द्रव से। यानी कि ठोस के रूप में जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है द्रव के रूप से। ऐसा क्यों होता है ये बताइए? वो इसलिए होता है कि जब वो पानी जो है वो बर्फ में बदला तो बर्फ ठोस हो गया, और ठोस में हमने पढ़ रखा है कि अंतर आणुक जो बल होता है, अंतर आणविक जो बल होता है वो मजबूत होता है, यानी एक दूसरे के कण को बिल्कुल आकर्षण बल बहुत ही मजबूत रूप से पकड़े हुए होते हैं। सो उसमें जब मजबूत से पकड़ा इसका मतलब कि बहुत पास पास है, और पास पास का मतलब मैंने बताया था, याद कीजिए, उसको मैंने भीड़ से रिलेट किया था, ठीक है, भीड़ से रिलेट किया था। तो जब बहुत कण पास पास है यानी कणों का बहुत ही जमावड़ा है, बहुत ही भीड़ है, और भीड़ कहने का मतलब कि घनत्व ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा तो घनत्व ज़्यादा, इसलिए ठोस में आकर्षण बल मजबूत होता है, यानी कि उसके कण आसपास बिल्कुल होते हैं, पूरे आसपास होते हैं, आसपास ज़्यादा है इसका मतलब कि भीड़ ज़्यादा है, और भीड़ ज़्यादा है इसका मतलब घनत्व ज़्यादा है। सो ठोस का घनत्व ज़्यादा है, यानी कि जो पानी से बर्फ में बदला तो बर्फ ठोस है, यानी बर्फ का घनत्व ज़्यादा है किसकी अपेक्षा? पानी की अपेक्षा। पानी का घनत्व कम क्यों है? क्योंकि पानी में जो आकर्षण बल लगता है, जो अंतर आणुक बल लगता है, वो ठोस की तुलना में कम लगता है। कम कहने का मतलब कि अगर ये पानी है, सपोज ये आपको दिख रहा है कि एक पानी है, ठीक है, इमेजिन कर लिया आपने, अब उसमें बहुत सारे कण होंगे, ठीक है, बहुत सारे उसके अंदर में कण होंगे, वो कण का जो आकर्षण बल होगा, अंतर आणुक बल जो होगा वो कम होगा किसके अपेक्षा में? ठोस के अपेक्षा में। जब कम है, बिल्कुल लूजली पकड़ा हुआ है, इसका मतलब कि उसके जो कण है वो बिल्कुल पास पास नहीं है, थोड़े दूर दूर है, क्योंकि आकर्षण बल कम है। जब दूर दूर है इसका कहने का मतलब ये हुआ कि भीड़ क्या है? भीड़ कम है, और कम भीड़ है इसका मतलब कम घनत्व है, और कम घनत्व है इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से द्रव का घनत्व उसके ठोस के रूप के घनत्व से कम होता है। सो बर्फ ठोस हुआ तो यानी कि उसका घनत्व ज़्यादा होगा किससे? पानी से। तो याद रखिए कि पानी का जो घनत्व होता है वो ठोस से कम होता है। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि द्रव असंपीड्य होता है। कहने का मतलब कि उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, बट कहीं कहीं किया जा सकता है।
ठीक है, कहीं कहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब असंपीड्य, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर द्रव रखा हुआ है तो उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंप्रेस करेंगे तो अगर सपोज कि एक बीकर में पानी रखा हुआ है, ठीक है, बीकर गोल है ऊपर की सतह से, आप फिगर के रूप से देख लीजिए, जैसे कि ये क्या है, बीकर है और बीकर में पानी बिल्कुल भरा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, पानी है। अब हमने क्या किया कि सेम इसी साइज का एक गोल प्लेट मेटल का कुछ ले लिया, उसमें रॉड लगा हुआ है, जैसे कि कुछ इस तरीके से, ये जो है ये मेटल का बना हुआ है, बिल्कुल प्लेन एकदम चिपटा, और इसमें एक रॉड लगा हुआ है। अब वो मैंने लिया और उस बीकर के अंदर में बिल्कुल पैक करके उस जो ऊपर का सतह है ये वाला खाली वाला, उसमें हम डाल रहे हैं। डालने कहने का मतलब ये हुआ कि हम पानी के अंदर जब डालेंगे और ये जो प्लेट है ये वाला लोहे का, ये यहाँ पे जब आएगा तो उसको हम और प्रेस करेंगे तो वो प्रेस नहीं होगा, ठीक है, वो प्रेस नहीं होगा। मतलब पानी वो जाएगा कहाँ, अगर जब हम ये वाला जो रॉड है ये हम ऐसे डाल रहे हैं, यानी कि हम पानी पे दबाव डालना चाहते हैं, तो पानी दबेगा नहीं, क्योंकि वो तभी दबेगा जब उस वाली इसके पानी के अंदर जो कण है उसको कहीं और जाने का रास्ता मिले, ठीक है। सपोज कि पानी में बहुत सारे कण हैं, ये सारे बहुत सारे कण हैं और ऊपर से दबाव डाला जा रहा है पानी पे, तो जो भी इसके कण होंगे वो ढूंढेंगे कि कहीं मुझे जगह मिल जाए तो मैं बाहर निकल जाऊं, तब वो दब जाता। बट यहाँ पूरी तरह से इसकी जो बाउंड्री है ये वाला पैक है, तो पैक कहने का मतलब इसके कण कहीं नहीं जा सकते हैं। तो कण कहीं नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब कि जब हम इसको हम ये वाले जो प्लेट को है इसको रॉड के मदद से धक्का देंगे तो ये कंप्रेस नहीं होगा, जितना पानी होगा उतना ही होगा। पर हाँ, ठोस के अपेक्षा में थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है, मतलब संपीड्य होता है। क्यों? क्योंकि ठोस में जो कण होते हैं, सपोज कि इसमें कुछ ठोस रखा हुआ है और उसके कण आपको पता है कि बिल्कुल क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं। तो जब इसमें नज़दीक है और आपको द्रव के बारे में पता है क्या, कि थोड़े से इसके कण दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो ये एक हो सकता है कि इसके अपेक्षा में ये थोड़ा सा संपीड्य हो सकता है, मतलब कंप्रेसिबल हो सकता है। कैसे? क्योंकि इसमें बिल्कुल जगह नहीं है कण को चिपकने का, इसका मतलब कि हम धक्का देंगे तो इसके कण बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही कण उसके बिल्कुल पास पास हैं, तो जगह नहीं है कि वो और दबें। पर इसके अपेक्षा में ये सारे कण जो हैं थोड़े दूर दूर हैं, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जगह बचा है, यानी कि अब हम कंप्रेस करेंगे तो हल्का सा फर्क पड़ेगा इसके अपेक्षा में, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा असंपीड्य ये है। अगर पूछे कि द्रव और ये है क्या, ठोस, ये है क्या, ठोस, और ये है क्या, द्रव, तो पूछे अगर कोई सवाल कि ठोस और द्रव में सबसे ज़्यादा असंपीड्य यानी कि इनकम्प्रेसिबल कौन है, तो ये होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके कण बिल्कुल पास पास होते हैं, जगह ही नहीं है कि और कंप्रेस होगा। पर इसके अपेक्षा में इसमें थोड़ा सा संपीड्य होता है, मतलब कंप्रेसिबल होता है। पर फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि ये बिल्कुल असंपीड्य होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या था कि द्रव असंपीड्य होता है, मतलब इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है कि द्रव का द्रवणांक एवं क्वथनांक ठोस की तुलना में कम होता है। द्रवणांक और क्वथनांक ठोस की तुलना में कम होता है। सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि एक तरफ ठोस है और एक तरफ द्रव है, ठीक है। ठोस मैंने पढ़ा रखा है, मैं उसको द्रव से कंपेयर करने वाला हूँ। ठोस में क्या था कि अंतर आणुक जो बल है वो मजबूत हैं, और द्रव में क्या था कि अंतर आणुक बल जो ठोस की तुलना में है वो थोड़ा सा वीक होता है, कम होता है, कमजोर होता है इसकी तुलना में, ठीक है, ठोस की तुलना में। तो इसमें बल बहुत ज़्यादा है, आकर्षण बल ज़्यादा है, इसको तोड़ने में, द्रवणांक कहने का मतलब कि इसको तोड़ने में, इसको लिक्विड के फॉर्म में बदलने में हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, यानी कि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है और इस द्रव में इसका आकर्षण बल थोड़ा सा कम है, तो इसको गर्म करने में, इसको बिल्कुल मतलब उसको उच्च ताप तक पहुंचाने में इसमें कम एनर्जी लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके कण को, इसके जो भी अंदर बहुत सारे कण हैं उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके आकर्षण बल कम होते हैं ठोस की अपेक्षा में।
कहने का मतलब यही हुआ कि इसका आकर्षण बल जब कम है तो द्रवणांक और क्वथनांक, यानी कि इसको द्रव में बदलना या जो भी गर्म करना हुआ या फिर इसको उबालना होगा, मतलब जो भी हुआ ये सारा में टेम्परेचर मिनट ठोस की तुलना में कम लगेगा। सिंपल सा एक ही रीजन है, क्या है कि इसके द्रव के अंतर आणविक बल कम होते हैं ठोस की तुलना में। अगर ज़्यादा होते तो ज़्यादा लगता, यहाँ कम है ठोस की तुलना में बल, इसलिए इसमें ठोस की तुलना में जो द्रवणांक क्वथनांक होगा ये क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। अब 5वां नंबर पॉइंट क्या कहता है कि द्रव पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति होती है। ये भी तो सिंपल ही है। क्या इसमें होगा, ये होगा कि अगर हम पानी लेते हैं, पानी द्रव है, पानी हम लेते हैं तो सपोज कि अगर वो बोतल में पानी है तो वो बोतल को पानी को अगर हम ज़मीन पे उसको गिराएं या फिर किसी और बर्तन में थाली में उसको रखें तो थाली के एक जगह पे अगर पानी गिराएंगे तो वो थाली के चारों सतह पे बिल्कुल पानी वो फैल जाएगा और पूरा थाली भर जाएगा। यानी कि द्रव हमने जहाँ पे गिराया वहाँ से द्रव वहाँ पे बह रहा है हर जगह। ठीक है, अगर ज़मीन पे गिराएंगे तो आप देखते हैं कि पूरा पानी इधर से उधर बिल्कुल फैल जाता है। इसका मतलब कि द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होती है। सिंपल सा लॉजिक। फिर से इसमें क्या है कि इसमें अंतर आणविक बल जो होता है, आणविक बल ये कम होता है, आकर्षण बल कम होता है, तो इसलिए उसके कण बिल्कुल प्रवाह करते हैं। वही ठोस में क्या होता है, ठोस में जहाँ गिराते हैं वहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के कण के अंतर आणविक बल यानी आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए उसके कण कहीं जा नहीं सकते। पर द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होती है क्योंकि अंतर आणविक बल जो होता है वो कम होता है ठोस की तुलना में। ओके, 6 नंबर पॉइंट क्या है कि द्रव में विसरित होने की प्रवृत्ति होती है। द्रव में विसरित होने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कि मैंने ठोस में क्या बताया था कि ठोस में विसरण होता है, जैसे अगर जिंक और कॉपर को मिलाएं और वर्षों बाद अगर हम देखें तो जिंक और कॉपर बिल्कुल चिपक जाता है वर्षों बाद। ठीक है, इसका मतलब कि ठोस में विसरण की प्रवृत्ति होती है। उसी तरीके से द्रव में होता है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज दूध है तो वो भी द्रव है और एक तरफ पानी है वो भी द्रव है, तो दूध में अगर हम पानी डालें तो वो मिक्स हो जाता है और पता भी हमें नहीं चलता। इसका मतलब कि जो पानी जो कि द्रव है, यानी कि वो दूध हो या पानी हो कुछ भी हो, जो द्रव है उसमें विसरण की प्रवृत्ति होती है। तो ये भी हमारा पॉइंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अब हम देख लेते हैं क्या 7 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 7 नंबर पॉइंट कहता है कि द्रव के कणों की ऊर्जा ठोस से अधिक होती है। ये कणों की ऊर्जा क्या होता है? कणों की ऊर्जा कहने का मतलब कि अगर हम उसे गर्म करते हैं, यानी कि अगर द्रव को हम नीचे से उसको ताप देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो उसके जो कण होंगे वो ऊर्जा पाने के कारण वो कहीं और जा सकते हैं। मतलब वो वहाँ यहाँ अगर थे कण तो कहीं और वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक जगह हम रखते हैं क्या, ठोस, एक जगह हम रखते हैं ठोस। ये है आपका ठोस। ये ठोस हम कुछ भी ले लेते हैं, सपोज हम ले लेते हैं आयरन, कहने का मतलब लोहा। ये क्या है हमारा ठोस है, लोहा। ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं पानी, यानी कि H2O, पानी। तो ये पानी और पानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये जल हुआ, जल बोलो या फिर मैं जो कहना चाह रहा हूँ द्रव, तो ये द्रव हुआ। ठीक है, तो ये ठोस है और ये क्या है, द्रव है। अब हम दोनों में क्या कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं। ठीक है, इसमें भी ताप हमने दिया और इसमें भी हमने ताप दिया। अब आप बताओ कि इसमें भी बहुत सारे कण होंगे जो कि बिल्कुल पास पास होंगे, पास पास। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ठोस है, और ठोस में जो कण होते हैं बिल्कुल स्थान जो होता है वो बिल्कुल कम होता है, नज़दीक होता है, और जो द्रव के कण होंगे वो थोड़े दूर दूर होंगे। अच्छा, अब मैंने ताप दिया, तो ताप दिया तो ये जो दोनों जो पदार्थ हैं ये एनर्जी को ग्रहण करेंगे। जो नीचे से हमने ताप दिया उस ताप को, उस एनर्जी को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो इसके जो कण होंगे वो बिल्कुल हीट हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। पर जो गर्म होने के बाद अब क्या चेंजेस आएगा, इसके कण जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि कणों में एनर्जी बहुत आ गया है। वो चाहते हैं अब कि बिल्कुल आज़ाद की तरह बिल्कुल यहाँ से वहाँ वो कण बिल्कुल फैलना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया हमने, तो ये जो एनर्जी पाने के बाद ये कंपन करने लगेगा, पर कंपन ही करेगा, ना कि वो तुरंत इधर से उधर डिस्प्लेस हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से वहाँ नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो अंतर आणुक जो बल है, इसमें क्या है, अंतर आणुक बल
क्या होता है बताओ, ठोस में अधिक होता है। तो बल जब अधिक है, अट्रैक्शन जब अधिक है, आकर्षण जब अधिक है, तो इसका मतलब कि इसके कण को बिल्कुल अलग होना असंभव है। असंभव कहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हटेगा ही नहीं। अब लोहे को है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, 250, 2500, 3000 इस तरीके से अगर टेम्परेचर देते हैं तो लोहा जो होता है वो आपने देखा होगा कि लोहा जो है वो पिघल जाता है और उससे हम जो भी शेप का मूर्ति या जो भी कुछ बनाना चाहते हैं वो लोहा बन जाता है। वो क्यों बनता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा तापमान देते हैं, इतना ज़्यादा तापमान देते हैं कि अब जो ये अंतराणुक बल है यानी आकर्षण बल है ये कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि वो कण जो है वो इतना ज़्यादा एनर्जी गेन कर लिए इस ताप से कि अब वो बिल्कुल यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस हो जाएंगे। पर अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये जो बात है कि ठोस कणों की ऊर्जा जो है ठोस से अधिक होती है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी अगर ताप देंगे तो इसके अपेक्षा में इसके जो कण है ये ज़्यादा एनर्जी तो उतना ही ग्रहण करेंगे, पर ये ज़्यादा जल्दी ये यहाँ से वहाँ स्थानांतरित हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पहले वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद वो धीरे धीरे पूरा पानी जब हीट हो जाता है तो वो धीरे धीरे अब उबलना शुरू करता है। जब उबलना शुरू हुआ और पूरा पानी उबलने भी लगा, खौलने लगा, तो उसके बाद फिर वो अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है कि वो जो पानी है वो भाप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका मतलब कि ये जो पानी के कण थे वो द्रव से बदलकर अब किस में आ गए? गैस के रूप में आ गए, यानी कि वाष्प के रूप में आ गए। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ टेम्परेचर के कारण। हमने क्या किया? इसमें टेम्परेचर दिया। तो क्यों इसके वाले भाप में नहीं आए? इसके वाले यानी ठोस के जो कण हैं वो भाप में नहीं आए और जो द्रव के कण हैं वो भाप में आ गए। इसका सिंपल सा रीजन है कि ठोस में जो अंतराणुक बल होता है वो अधिक होता है और पानी में जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। इसके कारण जब बल इस दोनों कणों के बीच में, सारे कणों के बीच में आकर्षण बल जब कम है तो इसका मतलब कि जैसे ही हम टेम्परेचर देंगे तो ये वाइब्रेट करते 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 जब एनर्जी और गेन करेगा तो फिर ये अलग हो जाएगा और अलग होने के बाद ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा और फिर ये वाष्प बन जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि द्रवों में जो कण होते हैं उसकी ऊर्जा अधिक होती है, किससे? ठोस से। रीजन सिर्फ ये था कि इसमें जो अंतराणुक जो बल है ठोस की अपेक्षा में क्या होता है? कम होता है। तो ये सिंपल सा टोटल 7 पॉइंट था जो कि आपने देखा, ठीक है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम एक और देखने वाले हैं टॉपिक जो कि है क्या? द्रवों का जमना, ठीक है। द्रवों का जमना। द्रव का जमना क्या कहलाता है ये बताओ आप। द्रव का जमना क्या कहलाता है? हाँ, द्रव का जमना ये होता है कि अगर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रवों का जमना। कैसे परिवर्तित होगा ये बताओ। तो परिवर्तित होने का मतलब ये हुआ कि हमने उसे क्या किया? ठंडा किया। हमने उसे ठंडा किया। जैसे कि फ्रिज में हम पानी रखते हैं तो जैसे ही देखते हैं कुछ घंटे बाद फ्रीजर में तो वो बर्फ बन जाता है। वो कैसे हुआ? द्रव से ठोस में बदला। तो इसी को हम द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को ही बोलते हैं द्रव का जमना। तो इसका डेफिनेशन लिख लो, कहीं आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। सो द्रव का जमना, ठीक है। द्रव का जमना जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, ठीक है, ओके। तो ये इसका हम परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा मैंने बता दिया क्या होता है। द्रव से ठोस में परिवर्तन होना ही द्रव का जमना कहलाता है, ठीक है। तो द्रव का जमना कहलाता है। बस सिंपल सा है, द्रव जो होगा वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा तो द्रव का जमना। ये खुद आप देख लो ना, द्रव जो है, द्रव का जमना मतलब कोई भी द्रव जम जा रहा है। जैसे पानी जो है वो बर्फ बन जा रहा है। अच्छा, पानी एग्जाम्पल के लिए जो मैंने बताया कि पानी जो है वो बर्फ में बदलता है, वो कितना डिग्री पे बदलता है ये बताओ। तो जो पानी है, पानी बर्फ में परिवर्तन जब होता है, बर्फ में परिवर्तन
कितना डिग्री पे होता है बताओ? 0 डिग्री सी पे। अच्छा केल्विन में पूछे तो केल्विन में कितना होगा? 273 केल्विन। सो अगर कोई पूछे कि पानी जो है वो बर्फ में कितना तापमान में बदल जाता है, कितना तापमान उसको देते हैं पानी को कि वो बर्फ में बदल जाता है, तो तापमान होगा या तो 0 डिग्री सी या फिर होगा 273 केल्विन। केल्विन में पूछे तो ये, डिग्री सी में पूछे तो ये। अच्छा ये जो बदलना हुआ ये अस्थाई होता है। अस्थाई कहने का मतलब कि ये हमेशा के लिए बर्फ नहीं रहेगा। आप खुद जानते हो कि जैसे ही अगर फ्रीजर में से बर्फ निकालते हैं तो फिर वो वापस जो है वो अपने पुरानी अवस्था में आ जाता है, धीरे धीरे वो पिघलते पिघलते वो द्रव के रूप में आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हुआ, ये जो परिवर्तन हुआ, यह परिवर्तन क्या हुआ? अस्थाई है, अस्थाई होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आप याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप अगर वीडियो को ये पूरा समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके और आप देखिए कि कैसे हमने बताया, कैसे हमने समझाया, तो आपका यहाँ से फिर द्रव क्लियर हो जाएगा, आप फिर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और हाँ, वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वीडियो देख लिए और आपको अभी समझ में आ गया, इसका मतलब कि परमानेंट आपको याद रहेगा नहीं। आपको नोट्स लिखना है, नोट्स अच्छे से बनाना है, ताकि जब फ्यूचर में जब एग्जाम हो तो एग्जाम के पहले वो नोट्स ही काम आने वाले हैं, जिस नोट से आप तुरंत देखेंगे तो आपको याद आएगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, तो फिर आप उसको रिवाइज करके आप फिर से रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को आप देख लीजिए और अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।